कि जो फिल्म आपकी रिलीज हो रही है द ताज स्टोरी, उसका कंटेंट क्या है, कहानी क्या है? सुना है कि काफी चर्चित हो रही है। तो मैं कह सकता हूं कि कंट्रोवर्शियल भी हो रही है। एक युवा लड़के ने लिखा, डायरेक्ट किया और इस फिल्म को आज इंटरनेशनल लेवल पे पारितोषिक भी दिलवा दिया। परेश रावल जी की बात करें तो वो काफी सीनियर आर्टिस्ट है। वो एक चलता फिरता कला का विद्यालय है। मैं और परेश रावल जी दोनों इसमें आगरा के गाइड बने। आपने तो अमिताभ बच्चन जी के भी साथ काम किया है। मैं लकी हूं कि अमित जी के साथ मैंने 3 प्रोजेक्ट में काम किया। ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे घर में मारा। मैं किसी का नाम नहीं जानता सर। उसमें अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन साहब और मैं था। शाहरुख खान, व्हाट ए मैन, ही इज ए मैन ऑफ द टाइम। आप पहले वायुसेना में थे, मुझे पता चला। उसके बाद आपने पत्रकारिता की और अच्छे से की। बड़े बड़े तमाम बड़े प्रतिष्ठानों में आपने काम किया, कई शहरों में रह के काम किया और फिर अभिनेता, एक लंबा सफर। हाय फ्रेंड्स, मैं आपका अपना फिल्म एंड टेलीविजन आर्टिस्ट ब्रज किशोर तिवारी। आज मैं आया हूं फेमस पॉडकास्टर सुमन पुरोहित के स्टेज पर। आगे की बात वो करेंगे। हाँ, एक बात याद रखिए, चिल कीजिए क्योंकि इस वक्त हम जबलपुर में हैं। जी नमस्कार, हमारे साथ खास शख्सियत मौजूद है, जाने माने फिल्म अभिनेता श्री बीके तिवारी जी। और एक और खास बात आपको बताना चाहूंगा कि आने वाली 31 तारीख को, मतलब 31 अक्टूबर को इनकी फिल्म रिलीज हो रही है। फिल्म का नाम है द ताज स्टोरी और फिल्म में लीडिंग रोल में है परेश रावल जी और उनके साथ हैं तिवारी जी। और उनसे इस फिल्म के बारे में बात करेंगे और बहुत सारी बातें भी करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सुमन जी। सबसे पहले तो मैं वही जानना चाहूंगा कि जो फिल्म आपकी रिलीज हो रही है द ताज स्टोरी, उसका कंटेंट क्या है, कहानी क्या है? सुना है कि काफी चर्चित हो रही है। हाँ, चर्चित भी कह सकते हैं और मैं कह सकता हूँ कि कंट्रोवर्शियल भी हो रही है। लोग उसको हिंदू मुस्लिम पर भी ले जा रहे हैं, पर ऐसा कोई है नहीं। एक्चुअली क्या है कि उस फिल्म में ये कुछ लोगों की जो सोच है कि ये शिव जी का मंदिर था। जैसे हमारे शहर के ही सबसे बड़े संत हुए जगत गुरु अपने ओशो रजनीश, उन्होंने भी बरसों पहले कहा था कि ये ताजमहल कोई मुस्लिम मॉन्यूमेंट नहीं है, क्योंकि उसमें जो मुमताज महल की कब्र है वो दूसरे तीसरे माले में है। कभी भी फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे किसी को दफन नहीं किया जाता, उसको मिट्टी में सुपुर्द खाक किया जाता है। यहां से डाउट खड़ा हुआ और ये फिल्म बन गई। आपको लगता है कि ये कहीं कंट्रोवर्शियल फिल्म साबित हो सकती है? हाँ, कुछ वर्ग विशेष के लिए कंट्रोवर्शियल हो सकती है। वैसे परेश जी ने जो कहा है वही मैं कह रहा हूं और हमारे जो डायरेक्टर साहब है कि ये कहीं से भी कंट्रोवर्शियल नहीं है। हाँ, आपको एक थिंकिंग वे वो जरूर देके जाएगी। इस फिल्म में परेश रावल जी का महत्वपूर्ण रोल है, आप भी उनके अपोजिट हैं। कुछ डायलॉग आपको ध्यान में आते हो तो थोड़ा शेयर करिएगा। बहुत ही प्यारे मोमेंट है, क्योंकि आज से तकरीबन 15 साल पहले मैंने परेश जी के साथ एक फिल्म की थी, आन मैन एट वर्क, मदर भंडार करके। उसमें हम दोनों पुलिस अफसर बने हुए थे और इतने साल के गैप के बाद फिर उनके साथ काम करने का मौका मिला और मेरा सौभाग्य है कि इस फिल्म का मैं एक पार्ट हूँ। इस फिल्म में सबसे बड़ी खासियत बात यह है कि बहुत कम बजट में एक युवा लड़के ने लिखा, डायरेक्ट किया और इस फिल्म को आज इंटरनेशनल लेवल पे पारितोषिक भी दिलवा दिया। अच्छा। मैं आपको एक छोटा सा मोमेंट सुनाता हूं। पूरा तो नहीं बता पाऊंगा बिल्कुल। पर यह है कि मैं और परेश रावल जी दोनों इसमें आगरा के गाइड बने। माने गाइड मीन्स वो जो घूम घूम के आने वाले लोगों को ताजमहल घुमाते हैं कि ये है, ये है। तो उसमें उनको कहीं से ये विचार आ गया है कि ये शिवजी का मंदिर है, तो वो थोड़े बागी हो गए हैं और मैं परंपरागत एक गाइड हूं। तो हम दोनों का वही झगड़ा उसमें बताया गया है कि वो बोल रहे हैं कि मुझसे कि अरे कभी तूने कहीं देखा है? हाँ, किसी मस्जिद में, किसी मजार में ऊपर कलश देखा है? कभी तूने देखा है ऐसा कि कहीं तीसरे माले में किसी मुर्दे को दफन किया जाए? और मैं उसको क्रॉस कर रहा हूं क्योंकि मेरे को अपने बच्चे पालना है। तो मैं उनको कहता, अरे चुप रहे यार, हम लोग ड्रिंक कर रहे हैं एक्चुअली सब बैठ। अच्छा। काय को बेवड़ेगिरी बता रहा है? अरे तेरे को बोला ना
5 पीढ़ी से साला हम उसको ताजमहल बोल बोल के कमा रहे हैं। अब तू मंदिर बोल देगा, 4 पंडित बैठ जाएंगे, गाइड भूखो मैं चुप कर भाई, तेरे को तेरे बाप को सबको जानता हूं। इस तरीके के बहुत अच्छे सीन बन गए 2-3, तो उसका मैं हिस्सा हूं। अच्छा, परेश रावल जी की बात करें तो वो काफी सीनियर आर्टिस्ट है और उनके अभिनय की तो हर कोई तारीफ करता है। आपको कैसे व्यक्ति लगे वो एक चलता फिरता कला का विद्यालय है। विद्यालय जरूरी नहीं है कि सीमेंट और कंक्रीट से ही बने, एक व्यक्तित्व भी विद्यालय कहला जा सकता है, और वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत कम बोलने वाले, गंभीर रहने वाले, अपने लोगों के बीच में मजाक करने वाले, साथ के साथी कलाकार को कोऑपरेट करने वाले, और बहुत ही बुद्धिमान। गुजरात रंगमंच से उठकर इस पोजीशन तक आने में उन्होंने अपने जीवन का 80% लगा दिया। बहुत ही बुद्धिमान कलाकार हैं, नो डाउट। आई हैव एंजॉयड। आपने तो अमिताभ बच्चन जी के भी साथ काम किया है फिल्म फैमिली में। वो आप कुछ उनकी चर्चा कर रहे थे, कोई घटना बता रहे थे, उसके बारे में बताइए। सॉरी, पर ये बोलना चाहूंगा कि मैं लकी हूं कि अमित जी के साथ मैंने 3 प्रोजेक्ट में काम किया। सबसे पहले मैंने तकरीबन वही 16 साल पहले बैंकॉक में एक फिल्म की थी, फैमिली। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे घर में मां, मैं किसी का नाम नहीं जानता सर। उसमें अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन साहब और मैं था। उसमें मैं एक नेगेटिव किलर था, मुझे सुपारी मिली थी अमिताभ बच्चन को मारने की, और मैं उनको मारने जाता हूँ। तो उस समय ये था कि मैंने पहली बार अमिताभ बच्चन को रूबरू देखा। अच्छा। तो वो पूछते हैं कि बता तेरे को किसने मेरी सुपारी दी थी। वो मुझे जो बोलना है मैं 17 बार नहीं बोल पाया। अच्छा। तो फिर जो डायरेक्टर थे हमारे राजकुमार संतोषी जी, उन्होंने कहा कि भाई इशारे से कि ये लौंडे को निकालो, अमित जी गुस्सा हो जाएंगे। पर उनकी महानता है, कहते हैं साहब बड़े लोग यूं ही बड़े नहीं बनते, कुछ तो उनमें खासियत होती है। तो अमित जी ने मेरे गले में हाथ डाल के बाहर आए और बोले, क्यों भाई तिवारी, तू डायलॉग सही नहीं बोलेगा तो वो हमें फिल्म से निकाल देंगे। हमने सर आपको? अरे हाँ भाई, मेरे को बोल रहा वो। तो मैं जानता था कि मेरे को कहा। अच्छा। तो उन्होंने कहा बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, अच्छे से बोलो। और भाग्य से 18वीं बार वो सीन सक्सेस हो गया। बहुत अच्छा। इसके अलावा और किन कलाकारों के साथ आपने काम किया, बड़े कलाकारों की अगर बात करें? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो अमित जी के साथ ये एक फैमिली हो गई, फिर मैंने एक वेब सीरीज की युद्ध, जो सोनी लिप पे आई। फिर तीसरी अभी एक और फिल्म की मैंने, हंसमुख पिघल गया। इसके बाद मैंने शाहरुख साहब, सलमान साहब, अक्षय कुमार, विद्या बालन, अजय देवगन, और क्या बोलूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी नाम ऐसा बचा होगा कि जिसके साथ मैंने काम ना किया हो। अभी तक मेरी 74 फिल्में ए ग्रेड रिलीज हो चुकी हैं, और ये जो द ताज स्टोरी है, ईश्वर की कृपा से ये 75वीं मेरी फिल्म है। बहुत अच्छा। तिवारी जी, आपने तमाम एक्टर्स के साथ काम किया है, सबसे अच्छा अनुभव किस अभिनेता के साथ है? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। अमित जी से लेके और शाहरुख खान तक मैंने सबके साथ काम किया। अगर मैं याद करूं तो अमित जी बहुत कोऑपरेटिव हैं पर रिजर्व हैं। सलमान खान इगोइस्टिक है, अक्षय फ्रेंडली है। हाँ, याद आया, शाहरुख खान, व्हाट ए मैन, ही इज ए मैन ऑफ द टाइम। एक एड में उनके साथ कर रहा था, तो नेचुरल है कि आप शाहरुख के साथ काम करें तो आपको लगेगा साहब एक फोटो उनके साथ होना चाहिए। तो जब हम लोगों ने एड शूट कर लिया फिल्म सिटी में, तो मैंने निवेदन किया कि सर मुझे आपके साथ एक फोटो चाहिए। बोले क्यों? हम, सर मैं शाहरुख खान के साथ काम कर रहा हूँ सर, इससे बड़ी मेमोरी क्या होगी? हाँ, मैं नो योर नेम। हमने, सर बीके तिवारी। अरे लिसन, आई एम वर्किंग विद बीके तिवारी यार, हे फोटो लो। क्या बात यार, तुम हमारे साथ लोगे, हम तुम्हारे साथ नहीं लेंगे। तो वो इतना चेयर अप कर देते हैं आपको, इतना लाइट कर देते हैं कि आपको काम करने में मजा आता। बहुत ही जिंदा दिल इंसान, बहुत परफेक्ट एक्टर, और बाकी तो आप जानते ही हैं कि सारी खासियत भगवान ने उनको दी है। तो मैंने एंजॉय किया शाहरुख खान के साथ। अच्छा, आपने फिल्मों में काम किया, टीवी सीरियल्स किए, ओटीटी पे भी काम कर रहे हैं, तो तीनों की अगर बात करें तो सबसे बेस्ट आपको क्या लगता है और कहाँ ज्यादा चुनौतियां हैं? ये मान के चलें कि एक एक्टर के लिए एक नेचुरल एक्टिंग ही सबसे बड़ी चुनौती है। धारावाहिक की बात है तो मैंने
बालिका बधू और प्रतिज्ञा और जवाई राजा से शुरू किए थे। तकरीबन 300 धारावाहिक मैं अभी तक कर चुका हूं, सैकड़ों में क्राइम सीरीज कर चुका हूं। उसमें रोना यह है कि एक मोनोटोनस हो जाता है कि आप एक हीरोइन के पिता हैं या हीरो के मामा हैं, तो रोज सुबह आना है, वही कपड़े पहनना है, वो घिसे पिटे डायलॉग बोलना है। उसमें आपको कुछ भी अपनी तरफ से करने का नहीं होता, जो डायरेक्टर ने बोल दिया यू हैव टू डू दैट। फिल्म में यह है कि जो आपको डायलॉग दे दिए गए, जो सीन समझा दिया गया, आपको वही करना है। आपके अंदर का सुमन बाहर नहीं आ सकता। पर ओटीटी एक ऐसी जगह है जहां डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और सारा स्टाफ आपको बोलता है कि आप 20% इम्प्रोवाइज कर सकते हैं अगर पॉजिटिव है तो मेरे ख्याल से एक कलाकार के लिए ओटीटी से बढ़ के आज की डेट में कुछ भी नहीं है साहब। आई हैव एंजॉयड अ लॉट। आपको जब बहुत बार सीरियल्स में पुलिस अधिकारी के रूप में देखा लोगों ने, और आप बता रहे थे कोई एक ऐसी घटना भी हो गई थी कि कोई स्कैम करने वाले ने आपकी फोटो यूज की थी। सौभाग्य यह है मेरा कि मैं अभी ये समझ सकता हूं कि अगर 100 काम किए तो उसमें 70 में मैं पुलिस अधिकारी बना हूं। आप दिखते भी हैं। तो वो क्या हुआ सुमन साहब की, मुझे मालूम नहीं था, मेरे दोस्तों ने मुझे फ़ोन किया कि तिवारी वो साइबर फ्रॉड के हमें फ़ोन आते हैं और वो बोलते हैं कि हमें इतना पैसा चाहिए, उसमें पैसा, मैं इंस्पेक्टर राणा बोल रहा हूँ और उसमें फ़ोटो तुम्हारी लगी रहती। मैं विश्वास नहीं माना। फिर मेरे एक मित्र हैं गंगाचरण जी और भास्कर के भी एक हमारे मित्र हैं, उन सब ने वो दिखाया तो मैं ताजुब की साहब लाहौर और इस्लामाबाद से फ़ोन आ रहे हैं और जो उनका वो है कोड है वो 91 है और इंस्पेक्टर राणा बना के वो बात कर रहे हैं और फोटो मेरी लगाए हुए। तो अब मैं इसको सौभाग्य कहूँ या दुर्भाग्य कहूँ? दुर्भाग्य इसलिए है कि उससे कई लोगों को मेरी फोटो दिखा के लूटा गया, और सौभाग्य ये है कि इंटरनेशनली भी पुलिस अफसर मुझे ही पसंद किया गया। आई एम सॉरी। तो आप पहले वायुसेना में थे, मुझे पता चला। उसके बाद आपने पत्रकारिता की और अच्छे से की। बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में आपने काम किया, कई शहरों में रह के काम किया, और फिर अभिनेता, एक लंबा सफर। तो ये कैसे? सर वो मैं बहुत छोटी उम्र में 19-20 साल की उम्र में एयरमैन बन गया था। कानपुर से मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं चला गया, पर कहीं दिल में एक बात थी कि मुझे एक्टर बनना है। उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है जो मैंने गंगा जी को भी बताई कि मेरी मदर श्रद्धेय राजेश खन्ना जी की बहुत बड़ी फैन थी। तो अब मैं छोटा था, 5-6 साल का, तो वो जब भी होती तो एक थपकी मार के बोलती, अरे बड़ा हो के मेरा राजू राजेश खन्ना बनेगा। तो वो एक बीजारोपण माँ ने कर दिया था। मैं राजेश खन्ना तो नहीं जानता था, पर ये जानता था कि मुझे एक्टिंग करना है। वो इस तरीके से हुआ कि मैं फोर्स में भी पूरे समय नहीं कर पाया। उसके बाद मैंने सीओडी में काम किया, वहाँ भी नहीं कर पाया, और पत्रकारिता में भी पूरे दिल से मैंने काम नहीं किया। इसमें कोई दो राय नहीं कि नव भारत, भास्कर, ब्रेड्स, दिल्ली प्रेस, ये सब में मैंने काम किया और ईश्वर के सपोर्ट से सबने मुझे इज्जत भी दी। पर मेरा लक्ष्य था बॉम्बे। फिर 2000 के आसपास मैं परमानेंटली बॉम्बे शिफ्ट हो गया और काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा शुरू 2-3 साल मुझे, पर ईश्वर की कृपा थी और आज मैं आपके पॉडकास्ट में बैठा हूँ। जरूरी था सर। ये ट्रैफिक क्यों रिलीज किया? तुम्हें मालूम था ना मैं यहाँ से गुजरने वाला हूँ? आप लोगों के गुजरने की दुआएं तो पता नहीं कितने लोग कर रहे हैं, लेकिन आप लोग की उम्र ही इतनी लंबी होती है कि सर, अगर वो आदमी एम्बुलेंस में मर जाता ना तो आपका तो एक वोटर कम हो जाता। ये गरीब 500 रुपए में अपना वोट बेचते हैं और 600 रुपए में अपनी इज्जत। वहां ये चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाते हैं, यहां उनकी इज्जत पर। समझे? आगे नीचे नीचे। एमएलए हूं मैं, एमएलए। एमएलए का मतलब समझता है तू? मेरे लिए तो एमएलए का यही मतलब है कि इस इलाके का मेन एल आदमी है तू। What do you mean by it? और आपने एक बात ये भी कही कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर लुक और लक दोनों काम करते हैं, तो क्या इसमें टैलेंट का कोई रोल नहीं होता? बहुत नसीब वाले हैं तो आपके टैलेंट को लेंगे तो यहां भी लक आ जाता है। मैंने ये कहा कि साहब सिर्फ आपका लुक और लक पे सिलेक्शन होता है। वो कैसा होता है सर? अगर आप वहाँ की कास्टिंग देखेंगे तो आप ताजुब करेंगे कि हर 10 साल की कैटेगरी के कंप्यूटर में उन्होंने फाइल्स बना के रखे। सपोज 50 to 60 एक आदमी चाहिए जो जरा दबंग हो, वो क्लिक करेंगे तो उनके सामने 200 ऑप्शन रहते हैं। अब उस समय डायरेक्टर किस मूड में बैठा और किस फोटो को वो कहते यस कॉल हिम, ये हो गया आपका लुक। फर्स्ट अब लक ये है
कि आपको शूट करने मिल जाए। कई बार सिलेक्शन के बाद भी आपको सेट से हटा दिया जाता है क्योंकि आप अच्छे से डायलॉग डिलीवर नहीं कर पाते, अच्छे से एक्टिंग नहीं कर पाते, तो आपको हटा दिया जाता है। तो सिर्फ 2 ही फैक्टर है सर। टैलेंटेड लोगों को तो हमने भूखों मरते देखा है। अरे साहब, अब नवाजुद्दीन साहब को देख लीजिए, आज वो 200-250 करोड़ के बंगले में रहते हैं वर्सोवा में। ईश्वर का दिया सब कुछ है उनके पास, है ना। पर हुआ क्या, पास्ट में उन्होंने 18 साल कैसे जिंदगी गुजारी, एक एक चाय एक एक बिस्कुट उतर से, है ना। अगर टैलेंट ही चल रहा होता तो वो 18 साल गर्दिश में नहीं गुजारते। जब उनका नसीब आया, जब वो चुरकट और जिपकट का कैरेक्टर आया, वो वैसे दिखे और नसीब ने साथ दिया, तो आज नवाजुद्दीन है और अपना टैलेंट दिखा पा रहे हैं। हेड्स ऑफ नवाज सर आपको। कास्टिंग की बात करें तो ये कास्टिंग कैसे होती है, अगर कुछ लोग जानना चाहें तो इसके मैंने थोड़ा बताया। सर मेरे समय तो कास्टिंग हार्ड कॉपी से होती थी। माने आप विभिन्न लुक में अपने फोटोग्राफ, हम लोग 1-1 किलो फोटो लेके थैले में घूमते थे। यही जबलपुर में अग्रवाल कलर लैब था, यहाँ से बनवा के ले जाते थे, सस्ती बनती थी, और वहाँ एक डायरेक्टर को देते थे। पर एक दिन मैंने देखा कि यहाँ से असिस्टेंट डायरेक्टर ने मेरे से 5 फोटो ली और मैं पलटा और उसने डस्टबिन में फेंक दी। तो मैं लड़ गया उनसे कि सर ये एक ये 10-10 रुपए में बनती है, आपने फेंक दी। अरे बोले तेरे जैसे कई घूमते हैं, हम लोग दिन भर देखते रहेंगे। वो समय था। और एक समय यह है कि सर सब डिजिटलाइज हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन है। आपका पूरा बायोडाटा, आपके सारे लोग हर डायरेक्टर के कंप्यूटर में है। अब आपको गली गली नहीं घूमना पड़ता। एक बार आपका बायोडाटा अगर सबके पास पहुंच गया तो जब उनको आपकी जरूरत होगी दे विल कॉल यू और आपको काम मिल जाता है। हाँ, कास्टिंग में कुछ लोग भयंकर कमीशन खोरी करते हैं। 20 से लेके 50% तक आपका जो कमाई है वो मांग लेते हैं। अच्छा, जो नए बच्चे हैं या जो कम उम्र के युवा हैं, वो अगर वो इस फील्ड में आना चाहें तो आप अपनी तरफ से उन्हें क्या सलाह देंगे? मैं उनको ये सलाह दूंगा, या तो आपके पास कमाई का एक बैकअप होना चाहिए। आपके पिता का बिजनेस हो, आपके पास कोई ऐसा जॉब हो जिससे आपको आपकी आजीविका के लिए पैसे मिल रहे हो, और साथ ही आपके पास धैर्य होना चाहिए। वो धैर्य मतलब कि आप अगर 1-2 साल आपको काम ना मिले तो आप आत्महत्या ना कर लें, आप टूटे ना, आप ये ना सोचें कि आप फेल्यूअर हैं। इतना वक्त लगता है। अगर आपके अंदर धैर्य है और जीवन चलाने लायक थोड़ा मोड़ा पैसा है तो ये मान के चलें कि आपको, और अंदर अगर कीड़ा है एक्टिंग का, तो आपको कोई हरा नहीं सकता। तो तिवारी साहब, आपने अपने अनमोल अनुभव हमारे साथ शेयर किए, काफ़ी अच्छा लगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप और आगे बढ़ें और इस क्षेत्र का नाम रोशन हो, और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हाँ, मैं अंत में ये जरूर कहना चाहूँगा सोहन भाई का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और बुलाया। तो धन्यवाद आपका भी, समय निकालकर आपने वीडियो देखा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप अपनी एक प्रतिक्रियाएं हमें हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नमस्कार।